तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो हम पिछले एपिसोड की बात नहीं करेंगे, वो जाके आप स्वयं देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी है एपिसोड, मेरे को जल्दी एक्सप्लेन करना है। तो इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हम देखते हैं इस एपिसोड स्टार्टिंग में धरती जोर से कांप उठी और इसका असर थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर तक महसूस किया जा सकता था। जियोयान का चेहरा बदल गया और पल भर में उसे एंशियंट ब्लैक स्पैरो की याद आ गई। फॉरेस्ट डोमेन गार्जियन के रूप में क्या ऐसा हो सकता है कि उसने फॉरेस्ट रीजन में उसके आगमन को भांप लिया हो और उससे निपटने का दिखावा कर रहा हो। जियोयान आकाश में उड़ गया, उसकी आंखों में एम्परर फ्लेम की ज्वालाएं चमक रही थी। क्षितिज पर लाखों मील तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं थी। ये फॉरेस्ट डोमेन के प्रसिद्ध 100,000 माउंटेन्स थे। 100,000 माउंटेन्स के भीतर अनगिनत काली धाराएं उमड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो ज्वार की तरह हर दिशा में बह रही हो। जब जियोयान ने इन काली धाराओं का असली रूप देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अनंत स्पिरिट बीस्ट्स मानो अपना होश खो बैठे हों। वे जलप्रपात की तरह उमड़ रहे थे, धरती और आकाश में रात ला रहे थे। धूल हर जगह उड़ रही थी, सूरज को ढक रही थी और मनुष्यों द्वारा बसे शहरों की ओर बेपरवाह होकर बढ़ रहे थे। लाखों पर्वतों से असंख्य स्पिरिट बीस्ट फूट पड़े, मानो किसी के निर्देशानुसार सबसे छोटा रास्ता अपनाते हुए और अनगिनत छोटी धारियों में परिवर्तित होते हुए सभी अलग अलग ह्यूमन सिटीज की ओर बढ़ रहे थे। अचानक मनुष्यों और स्पिरिट बीच के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इन स्पिरिट डेमंस के असामान्य व्यवहार को देखकर जियोयान के मन में तुरंत नाइन्थ डिसाइपल का ख्याल आया। इसके अलावा वह वास्तव में कोई और कारण नहीं दिख पा रहा था। ये स्पिरिट डेमंस, जिनकी व्यक्तिगत शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, ह्यूमन सिटीज पर हमला करने का साहस कर रहे थे। फॉरेस्ट गार्जियन का अस्तित्व फॉरेस्ट रीजन की शांति की रक्षा के लिए होता है। यद्यपि मनुष्य और स्पिरिट बीस्ट एक ही परिवार के नहीं, फिर भी दोनों के अपने अपने क्षेत्र निश्चित होते हैं। फिर इस व्यापक बीस्ट टायर्ड को रोकने के लिए गार्जियंस ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस समय जियोयान फाइलिंग रॉक सिटी के बाहर स्पिरिट बीस्ट की गति इस समय जियोयान फाइलिंग रॉक सिटी के बाहर था। स्पिरिट बीस्ट की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और आधी अगरबत्ती के समय के भीतर ही वे उस पर टूट पड़े। उसकी दृष्टि विभिन्न स्पिरिट बीस्ट के भयानक चेहरों पर पड़ी। जियोयान स्तब्ध रह गया। फॉलिंग रॉक सिटी इतने विशाल स्पिरिट बीस्ट टायर्ड को कैसे सहन कर पाएगा? फॉलिंग रॉक सिटी के बाद और भी कई ह्यूमन सिटीज मौजूद थे। यदि यह बीस्ट डिजास्टर आगे फैलता रहा तो फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले मनुष्यों को अकल्पनीय विनाश का सामना करना पड़ेगा। क्रोधित स्पिरिट बीस्ट सीधे जियोयान की ओर दौड़े। धरती उनके कदमों से कांप उठी और उनके पीछे विनाश की लकीर खींचती चली गई। अनगिनत पेड़ ज्वार की लहर की तरह गिरते चले गए। बूम! जियोयान ने अपने सामने की जगह पर हथेली से वार किया। एम्परर फ्लेम एक लहर की तरह आगे बढ़ी और उसके सामने मौजूद कई स्पिरिट बीस्ट को तुरंत राख में बदल दिया। इस प्रहार से उसके पीछे स्थित 4 कब्रों को उन स्पिरिट बीस्ट से बचा लिया जो पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुके थे। स्पिरिट बीस्ट एम्परर फ्लेम से अप्रभावित रहे, वे मानो कुछ हुआ ही ना हो। जियोयान से बचते हुए सीधे दूर स्थित फॉलिंग रॉक सिटी की ओर दौड़ पड़े। जियोयान का चेहरा एक क्षण में गंभीर हो गया। उंगली के इशारे से एक सफेद गुंबदनुमा डिवाइन सोल्जर प्रकट हुआ, जिससे अनगिनत प्रकाश किरणें फूटी और चारों कब्रों की रक्षा करने लगी। जियोयान हवा में उठ गया और ऊपर की ओर बढ़ा। उसके पीछे अनगिनत स्पिरिट बीस्ट उसका पीछा कर रहे थे, जिसकी संख्या का अनुमान लगाना असंभव था। एक पल भी ना रुकते हुए जियोयान ने सीधे फॉलिंग रॉक सिटी की दिशा में बढ़ गया। सिटी की रक्षा शक्ति को देखते हुए उसके लिए इस बीस्ट टायर्ड को झेल पाना असंभव था। यदि वह गिर गया तो भीतर रहने वाले हजारों लोगों को भारी क्षत होगी। फॉलिंग रॉक सिटी की सिटी वॉल पर अनेक गार्ड्स पीले पड़े चेहरे और कांपते शरीर के साथ खड़े थे। वे दूर उड़ती धूल को देख रहे थे, जिसमें से एक के बाद एक स्पिरिट डेमंस उन्माद से प्रकट हो रहे थे।
वहां दर्जनों मीटर लंबे जायंट ड्रैगन थे, चट्टानों जितने बड़े टाइगर्स और वुल्फ्स थे, और असंख्य फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट्स आकाश को ढक रहे थे। वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्ल्ड एंड सामने आ गया हो। कई लोग मानसिक रूप से कई लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे और सिटी वॉल पर गिर पड़े थे। फॉलिंग रॉक सिटी के इतिहास में भी ऐसी भयावह बीस्ट डिजास्टर कभी नहीं देखी गई थी। सिटी वॉल पर खड़ा सिटी लॉर्ड वांग कुई भी पूर्ण विनाश के कगार पर था। उसके वस्त्र पसीने से भीग चुके थे और उसकी आंखों में गहरी हताशा झलक रही थी। सामने दौड़ता हुआ बीस्ट टायर्ड मानो मृत्यु की घंटी बन चुका था। स्पिरिट बीस्ट इतनी तेजी से आ रहे थे कि उन्हें तैयारी का समय नहीं मिला। भीड़ की चीख पुकार सुनते ही वांग क्यू के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। उसका हृदय पीड़ा से भर गया था। बीस्ट टायर्ड सिटी से केवल 100 मीटर दूर स्थित डेमोनिक पिट को पार कर चुका था। जब बीस्ट टायर्ड सिटी में प्रवेश कर गया तो आधी अगरबत्ती के समय से भी कम में यह नगर एक लिविंग हेल में बदल जाएगा। अचानक वांग क्यूई का चेहरा बदल गया। फॉलिंग रॉक सिटी के नीचे काले वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ। अंतहीन बीस्ट टायर्ड का सामना करते हुए उसने सिटी की ओर पीठ कर रखी थी और उसके हाथ में एक विशाल लाल सुनहरा ब्लू फ्लेम रूलर था। पहाड़ों और मैदानों में फैली बीस्ट टायर्ड के बीच वह अकेला युवक असाधारण रूप से शांत खड़ा था। फॉलिंग रॉक सिटी के नीचे जियोयान ने उदासीनता से ब्लू फ्लेम रूलर को उठाया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वह नहीं जानता था कि फॉरेस्ट गार्डियन अब तक क्यों प्रकट नहीं हुए, लेकिन यदि यह बीस्ट टायर्ड उसी के द्वारा उकसाई गई थी तो वह कोई दया नहीं दिखाएगा। हेवनली सामने लेवल से ऊपर के एक्सपर्ट को फॉरेस्ट डोमेन में होली टेक्निक के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। यह स्वयं नियम था। भूम बीस्ट टायर्ड के सामने जियोयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और ब्लू फ्लेम रूलर से प्रहार किया। आकाश और धरती कांप उठे। प्रिमोडियन एम्परर कुई हजारों पर्वतों वाली लहरों की तरह फूट पड़ी और सीधे सामने मौजूद सैकड़ों स्पिरिट डेमंस को उड़ा ले गई। वे हवा में ही चूर चूर हो गए। जियोयान उल्का पिंड की तरह बीस्ट टायर्ड के केंद्र में उतरा। उसके चारों ओर एम्परर फ्लेम का घेरा बन गया। ब्लू फ्लेम रूलर निरंतर घूमता रहा। इस क्षण जियोयान मृत्यु के देवता के समान था और कोई भी स्पिरिट डेमन उसके पास नहीं आ सका। सिटी वॉल पर खड़े लोग अविश्वास से यह दृश्य देख रहे थे। जिस दिशा में ब्लू फ्लेम रूलर चलता, सैकड़ों स्पिरिट डेमंस वहीं समाप्त हो जाते। जो प्राणी उसके लिए अजय थे वे इस युवक के सामने तिनकों के समान थे। एक शक्तिशाली प्रहार से धरती पर दर्जनों मील लंबी दरारें बन गई और हजारों स्पिरिट डेमंस उसमें गिरकर नष्ट हो गए। जियोयान का चेहरा शांत था। ये स्पिरिट डेमंस संख्या में अधिक थे पर उनमें कोई वास्तविक कंट्रोलर मौजूद नहीं था। यही सबसे असामान्य बात थी। तभी इन यांग प्रिमोडियन एनर्जी से बना एक विशाल व्हाइट टाइगर प्रकट हुआ। व्हाइट टाइगर की दहाड़ से पर्वत और वन कांप उठे। शेर स्पिरिट बीस्ट भय से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। व्हाइट टाइगर 4 प्रिमोडियन स्पिरिट में से एक और सभी प्राणियों का एंसेस्टर था। जियोयान ने ब्लू फ्लेम रूलर को कंधे पर रखा और गंभीर दृष्टि से 100,000 माउंटेन्स की ओर देखा। इस बार केवल कमजोर स्पिरिट बीस्ट्स निकले थे। अगली बार क्या होगा? धन्यवाद महोदय। जियोयान के मुड़ने से पहले ही उसके पीछे सिटी वॉल पर हथियारों के गिरने की आवाज गूंज उठी। एक साथ सभी गार्ड्स और सोल्जर्स घुटनों पर बैठ गए। किसी के हाथ कांप रहे थे, कोई रो रहा था और किसी का चेहरा उस राहत से दमक रहा था जो किसी कैटास्ट्रॉफी से बच निकलने के बाद आती है। यह दृश्य देखकर जियोयान क्षण भर के लिए ठिठक गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और वांग कुई को उठाने में मदद करते हुए हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला कि डेमन बीस्ट का झुंड अत्यधिक बल के साथ आया था और उस स्थिति में कोई भी एक्सपर्ट होता तो हस्तक्षेप जरूर करता। उसने कहा कि वह
सम्मान के योग्य नहीं है। वांग क्यू ने घबराकर हाथ हिलाया। सामने खड़े युवक के प्रति उसके मन में आदर और भय और भी गहरा हो गया। उसने माथे से पसीना पोंछा और स्वयं को परिचित कराते हुए बताया कि वह लुओयान सिटी का सिटी लॉर्ड है। यदि सामने खड़े महान व्यक्ति को सिटी की जर्जर अव्यवस्था से कोई आपत्ति ना हो तो वह विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है कि भीतर चलकर बातचीत की जाए। फॉलिंग रॉक सिटी का सिटी लॉर्ड यह सुनकर जियोयान चौंक गया। उसके भाव जटिल हो गए और उसने हल्के से सिर हिलाया। वह छोटा सा सिटी उसके जीवन में बहुत सा दर्द समेटे हुए था। लेई जिंगटियान को मारने के बाद वह एक बार यहाँ आया था, लेकिन उस समय लियान यूनहाई और अन्य लोगों की मृत्यु का बोझ इतना भारी था कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि नया सिटी लॉर्ड कौन है। लियान इनहाई वो है ना जो क्या था वो एक था ना फॉरेस्ट डोमेन में संप्रदाय जिसको जियान ने जब पिल कंपटीशन होने वाला था स्टार डोमेन का तो उसके पहले आके खत्म किया था। 2 हेवनली सॉवरेन को मार दिया था ना, तो वही वाला संप्रदाय था। उसी का मतलब सदस्य था लियान हुलाई और लियान क्या था मतलब और लियान जिंटियान। उसने इस मतलब ये जो सिटी है ना फॉलिंग रॉक सिटी, इसके सिटी लॉर्ड को और उसकी बेटी को और एक सेनापति था लगभग, उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, और उसके बेटे को 4 लोगों को मार दिया था। तो उसी का बदला लेने के लिए जियोयान उनके सेक्ट पर गया था। ठीक, बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मतलब वो नितिन भाई है ना, उसका जाके उस पर एपिसोड देख सकते हो, उस पर है एक्सप्लेनर। लियान भाई और अन्य लोगों की मृत्यु का बोझ इतना भारी था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि नया सिटी लॉर्ड कौन है। जियोयान को सहमति से सिर हिलाते देख वांग क्यूई अत्यंत प्रसन्न हुआ और आदर पूर्वक उसे सिटी के भीतर आमंत्रित किया। सिटी वॉल पर खड़े सोल्जर्स भी उत्साह से भर उठे। डेमन बीस्ट टायर्ड अचानक और असामान्य रूप से आई थी, और यदि सिटी की रक्षा के लिए इतना शक्तिशाली एक्सपर्ट मौजूद हो तो फिर डेमन बीस्ट से डरने का कारण ही क्या था। फॉलिंग रॉक सिटी के भीतर हर कोई डिजास्टर से बच जाने की खुशी मना रहा था। सड़कें लोगों से भरी थी, चारों ओर जयकारे गूंज रही थी। सभी ने सुना था कि किस तरह जियोयान ने अकेले दम पर बीस्ट टाइड को रोक दिया था, और इसी कारण से वे उसे देखने और सम्मान प्रकट करने बाहर आए थे। सिटी के मध्य से गुजरते हुए जियोयान की नजर मार्टियल एरिना पर पड़ी। अतीत के दृश्य उसके मन में बिजली की तरह कौंध गए। उसने हताशा से सिर हिलाया। उसके भीतर जमा हुआ क्रोध और अपराध बोध इतना गहरा था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे बाहर निकाले। वांग हुई ने उसकी अभिव्यक्ति देखकर सावधानी से पूछा, क्या उसके मन में कुछ चल रहा है? जियोयान ने कुछ भी छिपाए बिना शांत स्वर में कहा कि यह जगह उसे अपने उन पुराने मित्रों की याद दिला रही है जिनका देहांत हो चुका है। उसने स्वीकार किया कि यून हाई और बाकी लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी कारण मरे थे। यद्यपि उसने उनका बदला ले लिया था, फिर भी गिल्ट का बोझ उसके मन पर भारी बना हुआ था। उसके मन में प्रश्न उठा कि इस भयानक डेमन बीस्ट टायर्ड के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है। सिर हिलाते हुए जियोयान ने विषय बदल दिया। उसने कहा कि उसने भी फॉरेस्ट रीजन में डेमन बीस्ट टायर्ड की कहानियां सुनी हैं। मनुष्यों और मैजिकल बीस्ट के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हर कुछ 100 वर्षों में एक बीस्ट टायर्ड होता है। समान परिस्थितियों में फॉरेस्ट गार्डियन तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक टायर्ड अत्यधिक गंभीर ना हो, लेकिन आज जैसी भयानक डेमन डिजास्टर किसी साधारण बीस्ट टायर्ड की श्रेणी में नहीं आती। वांग क्यू ने दांत पीसते हुए बताया कि यह भयावह लहर अचानक आई और उसका सामना करने का कोई उपाय नहीं था। प्रोवाइंस लॉर्ड को सूचना देने तक का समय नहीं था और उसे स्वयं भी नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ। जियोयान ने उपहास करते हुए कहा कि फॉरेस्ट डोमेन लॉर्ड की शक्ति के साथ इस पैमाने के बीस्ट टायर्ड का सामना करना आत्मघाती होगा। स्टार डोमेन लॉर्ड स्वयं केवल एम्परर रेवल का था और फॉरेस्ट डोमेन लॉर्ड उससे भी अधिक कमजोर।
यदि वह आता भी तो संभव संभव है कि बीस्ट द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। यह सुनकर वांग युई केवल झिकती हुई मुस्कान दे सका। सामने खड़ा युवक अत्यधिक शक्तिशाली था। संभव है कि डोमेन लॉर्ड भी उसका मुकाबला न कर पाए। वह उसका खंडन करके स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। वांग कुई से कोई उपयोग जानकारी न मिलने पर जियोयान ने सिटी के बाहर की ओर दृष्टि डाली। 10,000 माउंटेन फॉरेस्ट रीजन में स्थित थे। एक फॉरबिडन जोन। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था कि वहां कितने होली बीस्ट्स रहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार वहां ऐसे होली क्रिएचर्स भी थे जो लाखों वर्षों से जीवित थे। जब वांग क्वी ने देखा कि जियोयान जाने की तैयारी कर रहा है तो वह घबरा गया और जल्दबाजी में पूछा कि क्या वह जा रहा है। जियोयान ने शांत स्वर में कहा कि इस मामले को सुलझाना आवश्यक है। वह फॉरेस्ट गार्जियन को ढूंढने जा रहा है और जानना चाहता है कि वे लोग आखिर कर क्या रहे हैं। यह कहते हुए वह हवा में उठा और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वांग क्वी के पैर कमजोर पड़ गए। यदि उसके अधीनस्थों ने समय पर उसे थामा ना होता तो वह वहीं गिर जाता। फॉरेस्ट गार्जियन को इस तरह संबोधित करने वाला व्यक्ति निसंदेह एक ट्रूली पावरफुल एग्जिस्टेंस था। आकाश में लाइट स्ट्राइक चमकी और एक विशाल औरा सैकड़ों मील तक फैल गया। जैसे जैसे जियोयान 100,000 माउंटेन्स के पास पहुंचा उसकी भवें सिमट गई। उसने अनजाने में अपनी औरा को नियंत्रित किया। उसकी दृष्टि के किनारे पर 10,000 माउंटेन्स की रूपरेखा स्पष्ट हो गई। वह आगे बढ़ रहा था एक दबंग प्रेशर फैलाते हुए। फिर भी किसी गार्जियंस ने प्रतिक्रिया नहीं दी। तरसंगत रूप से एंशियंट ब्लैक स्पैरो को तुरंत प्रकट हो जाना चाहिए था। लंबे मौन के बाद जियोयान ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाई। खुले फॉरेस्ट डोमेन में एंशियंट सोर पायर पर कोई प्रतिबंध नहीं था। एक ही क्षण में हजारों मील का क्षेत्र उसके मन में स्पष्ट हो गया। तभी उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने ऊपर देखा। बादलों और धुंध में डूबे अनगिनत पर्वत आदिम युग के फेरोसियस बीस्ट की तरह खड़े थे। जहां भी उसकी स्पिरिचुअल सेंस पहुंची उसे उन पहाड़ों के भीतर तीव्र औरा का अनुभव हुआ। बिना हिचकिचाहट जियोयान 10,000 माउंटेन्स की ओर बढ़ गया। मिड सेंट्रल रीजन में उसने अनगिनत जीनिसेस और फेमस एक्सपर्ट से युद्ध किया था। निरंतर संघर्षों ने उसे तब तक भुला दिया था कि वह पहले ही हेवनली सॉवरेन रियलम में प्रवेश कर चुका है। हेवनली डाओ की शक्ति डिवाइन फ्लेम और इन यांग प्रिमोडियल एनर्जी के संयोजन के साथ और सुप्रीम सेंट के प्रकट न होने की स्थिति में उसे पूर्णतः मार पाना लगभग असंभव था। फॉरेस्ट रीजन जैसे अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्र में, यहाँ तक कि फॉरबिडन जोन 10,000 माउंटेन्स में भी उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। सबसे बुरी स्थिति में वह फोल सोल एम्परर रूल की फोर सोल एम्परर्स रूल को सक्रिय कर सकता था। एक होली टेक्निक का उपयोग कर सकता था। कुछ फायर लोटर से जोड़ सकता था और फिर मूवमेंट टेक्निक के सहारे शाम से पीछे हट सकता था। 10,000 माउंटेन्स की गहराई में एक विशाल वैली में चट्टानें आपस में टकराई और पर्वत टूट गए। एक अस्पष्ट शोकपूर्ण चीख के साथ काली लपटों में घिरा एक विशाल एंशियंट ब्लैक स्पैरो आकाश में गिरा और उफनती नदी में जा टकराया, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठी। ऊपर भयानक ब्लैक फ्लेम से घिरा एक पर्पल ब्लैक लायन हवा में खड़ा था। उसके बोन विंग्स फड़फड़ा रहे थे। उसकी ग्रिंडर स्टोन जैसी आंखें रक्त पिपासु और क्रूर थी और वह मानव भाषा में बोल रहा था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि केवल डोमेन लॉर्ड की उपाधि होने से कोई 100,000 माउंटेन्स पर अधिकार नहीं कर सकता। गंभीर चोटों के कारण एंशियंट ब्लैक स्पैरो अपना विशाल रूप बनाए नहीं रख सकी और ह्यूमन फॉर्म में परिवर्तित हो गई। काली लपटों के बीच काले वस्त्र पहने एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसका चेहरा चांद की तरह निर्मल था। फिर भी
विल्लो की तरह कोमल। उसके निचले पेट से खून बह रहा था और वह नदी के भीतर एक चट्टान पर चढ़कर क्रोध से ऊपर मंडरा रहे लायन को घूर रही थी। पर्पल ब्लैक लायन ने उपहास करते हुए कहा कि वह फॉरेस्ट गार्डियन है और फॉरेस्ट डोमेन उनका घर होना चाहिए, जहां ह्यूमंस को केवल प्रे के रूप में देखा जाना चाहिए। एंशियंट ब्लैक स्पैरो कांग जू जुआन क्यू ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया कि ह्यूमंस और बीट्स दोनों की गार्जियंस हैं और दोनों सदियों से शांति से रहते आए। उसके मन में भय था। 100,000 माउंटेन्स के भीतर कई शक्तिशाली बीइंग्स पहले ही साजिश रच चुके थे। डोमेन लॉर्ड की नींद का लाभ उठाकर उसे फंसाने और अन्य गार्जियंस पर गुप्त हमला करने के लिए पर्पल ब्लैक लायन ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि उसके विचार बहुत पुराने हैं और वह उसकी असली प्रकृति को जगाने में मदद करेगा। उसके पीछे का वाइड अंधकार में डूब गया और उसकी आंखों से हाफ मून ब्लेड निकली जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई एंशियंट ब्लैक स्पैरो की ओर बढ़ गई। हंसना आकाश में चमकते हाफ मून ब्लेड को निहारते हुए कांग गु जुआन क्यू ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। ग्रैंड मदर फिनिक्स द्वारा दिए गए सभी लाइफ सेविंग डिवाइन आर्टिफैक्ट्स वह पहले ही इस्तेमाल कर चुकी थी और वह सचमुच अपने सामने मौजूद नाइट मून डिवाइन किंग लायन के सामने शक्तिहीन थी। धमाका मतलब बूम। अंधकार चंद्रमा ने मानो उफनती नदी को दो भागों में बांट दिया हो। विशाल लहरें पीछे की ओर पलट गई और पूरी घाटी एक गूंजती हुई ध्वनि से भर गई। हजारों जल तरंगे नदी के प्रवाह को उलटते हुए आकाश की ओर उठने लगे। नाइट मून डिवाइन किंग लायन हवा में खड़ा था। जल पर्दा पूरी तरह हटने से पहले ही उसकी रक्त लाल आंखें अचानक सिकुड़ गई, मानो वह व्हाइट लेयर्स के पार देख पा रहा हो। उसने अपने सामने की पर्वत दीवार को ठंडे पर से घूर कर देखा। वहीं काले वस्त्र पहने एक युवक ने कांग गु जुआन क्यू को बचाया। फिर उसने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के उसकी ओर नजर डाली। उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। युवक का चेहरा देखते ही कांग गु जुआन क्यू एक पल को स्तब्ध रह गई। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह जुआन की बाहों से अलग हुई और सतर्क भाव से उसे घूरने लगी। जैसे ही वह ठंडे स्वर में कुछ कहने वाली थी, उसके निचले पेट में तीव्र पीड़ा उठी और उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसने दांत भींचते हुए और चुपचाप नाइट मून डिवाइन किंग लायन की ओर देखती रही। जियोयान की भौहें तन गई। उसके सामने खड़ी उस सुंदर युवती को देखकर उसने पूछा कि आखिर हुआ क्या? एक फॉरेस्ट गार्जियन होकर वह इतनी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गई? और उन भयानक डेमन बीस्ट टायर्ड का असली कारण कौन था? उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह निडर कांगगू जुआन क्यू, जिसने कभी सेंट फॉल माउंटेन के सामने गरजने का साहस किया था, वास्तव में इस रूप में एक युवती होगी। अनजाने में जियोयान की दृष्टि उसके शरीर पर ठहर गई। तेज जलधारा से भीगी हुई काली पोशाक उसके कोमल शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, जिससे उसकी सुंदर आकृति स्पष्ट उभर रही थी। दोनों में देखने में वह काफी युवा लगती थी, लेकिन उसका फिजिक अत्यंत आकर्षक था। जियोयान की हल्की नजर को अनदेखा करते हुए कांग जुआन क्यू ने दांत पीसते हुए एक हाथ से अपने खून बहते निचले पेट को पकड़ा। उसने बताया कि 10,000 माउंटेन्स के छिपे कुछ दुष्ट अस्तित्वों ने ग्रैंड मदर फिनिक्स की गहन निद्रा का लाभ उठाकर फॉरेस्ट डोमेन पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसके सामने खड़ा नाइट मून डिवाइन किंग लायन उन्हीं दुष्टों में से एक था। हालांकि वह जियोयान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने उसकी जान बचाई थी। उस पर्पल ब्लैक लायन की तुलना में जियोयान कम से कम एक बेहतर इंसान था।
जियोयान ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ खड़े खड़े दूर विशाल पर्पल ब्लैक लायन की ओर देखा। उसके बोन विंग्स जोर से फड़फड़ा रहे थे, जिससे तेज हवा चली और सूरज तक ढक गया। यह एक प्राचीन और दुर्लभ एंशियंट ब्लड लाइन बीस्ट था, जिसकी शक्ति अत्यधिक थी, लेकिन जियोयान की नजर में वह फिर भी विशेष नहीं था। नाइट मून डिवाइन किंग लायन की आंखों में ठंडी चमक कौन थी। नाइट मून डिवाइन किंग लायन और पर्पल ब्लैक लायन दोनों एक ही हैं, ठीक। उसने चेतावनी दी कि यदि जियोयान इस मामले में हस्तक्षेप करेगा तो 100,000 माउंटेन्स ही उसकी कब्रगाह बन जाएगा। अगले ही क्षण उसका विशाल शरीर कई रूपों में बदलते हुए एक अधेड़ व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उसकी लंबे बैगनी काले बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा कठोर और पागल शेर जैसा था। जैसे ही जियोयान को यह स्पष्ट हुआ कि फॉलिंग रॉक सिटी पर हुए हमले का मास्टरमाइंड यही था, उसका क्रोध भड़क उठा। लुओयान सिटी उसके लिए केवल एक नगर नहीं था, बल्कि लियान यूनहाई और अन्य साथियों की यादों से जुड़ा एक दर्दनाक स्थान था। यदि वह समय पर नहीं पहुंचता तो वे सभी स्मृतियां हमेशा के लिए मिट जाती। शेर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन प्रतिक्रिया कहने से पहले ही जियोयान आगे बढ़ चुका था। उसकी गृथ प्रचंड थी, उसकी ऑरा आकाश को छू रही थी। पूरा संसार कांप उठा, मानो अनगिनत तेज धार तलवारें घाटी को चीर रही हों। नीचे बहती नदी तक दो हिस्सों में बट गई और उल्टी दिशा में बहने लगी। नाइट मून डिवाइन किंग लायन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में खून की प्यास और हत्या का उन्माद चमक उठा। वह दहाड़ा और आगे बढ़ा। उसका हृदय किलिंग इंटेंट से भर चुका था। दोनों की टक्कर से हजारों मील तक का क्षेत्र हिल उठा, मानो स्पेस टाइम स्वयं फट गया हो। दूर पहाड़ी दीवार पर खड़ी कांगगू जुआन क्यू अचानक अवाक रह गई। पिछली बार जब उसने जियोयान को देखा था, वह केवल मोनार्क कल्टीवेशन का कल्टीवेटर था। इतने कम समय में वह इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? अपने ही संघर्षों को याद कर वह दांत पीसने लगी। सैकड़ों वर्षों से वह एक हेवनली सॉवरेन रही थी, फिर भी आज फंसी हुई थी। लेकिन उसके मन में जियोयान के लिए हल्की सहानुभूति भी जागी। यदि वह इस शेर को मार सके तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। 10,000 माउंटेन्स फॉरेस्ट डोमेन का एक फॉरबिडन जोन था, जहां की दमनकारी शक्ति बाहरी संसार से बिल्कुल अलग थी। इसी कारण यद्यप घाटी के भीतर आकाश पृथ्वी विभाजित हो चुके थे, बाहरी दुनिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोधित शेर ने धार लगाई। उसके पीछे पर्पल ब्लैक प्रिमोडियल एनर्जी उमड़ पड़ी और आकाश को चीरता हुआ एक विशाल प्रिमोडियल लाइन प्रोजेक्शन प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ से हवा और बादल तक कांप उठे। जियोयान ने ठंडी मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हटकर उंगलियां झटकी। एक विशाल व्हाइट टाइगर प्रकट हुआ, बर्फ सा सफेद, होली औरा से घिरा हुआ। उसकी शक्ति बैगनी काले शेर से कम नहीं थी। दोनों दहाड़ते हुए आपस में टकरा गए और पूरा क्षेत्र पत्थरों और ऊर्जा से भर गया। आकाश की प्रचंड शक्ति से कांगू जुआन क्यू का चेहरा पीला पड़ गया। उसके निचले पेट का घाव और भी गहरा हो गया। यह घाव नाइट मून डिवाइन किंग लायन के एसेंस ब्लड से बना था। सामान्यतः ग्रैंड मदर फिनिश की एक बूंद होली औरा इसे ठीक कर सकती थी, लेकिन वह पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब तो हेवनली लाज भी इसे ठीक नहीं कर सकते। उसके वस्त्र खून से भीग चुके थे। दर्द की लहरें उसे जकड़ रही थी और उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी थी। बार बार की दहाड़ों के बावजूद लायंस जियोयान को कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंचा सका। व्हाइट टाइगर उसे दबाता प्रतीत हो रहा था। अचानक लायन की आंखों में रक्त पिपासा भड़क उठी। उसकी प्रिमोडियल एनर्जी विस्फोटक रूप से जली और आधा आकाश अंधकारमय में डूब गया। उसकी आंखों से एक अर्धचंद्र निकला। पल भर में वह ब्लड मून में बदल गया
और सीधे जीवयान की ओर बढ़ा। एक होली टेक्निक लायन के एसेंस ब्लड से बनी थी। सक्रिय होते ही संसार बदल गया। आंधियां उठी, गर्जना गूंज उठी और हेमनली दाओ प्रेशर जीवयान पर टूट पड़ा। ऐसा लगा मानो वह स्वयं हेमनली दाओ के विरुद्ध खड़ा हो गया हो। यह एक सच्ची सेंट टेक्निक थी, ऐसी शक्ति जो डिवाइन पाथ से भी ऊपर थी। अब तक चाहे ली जियान फैंग हो या अंडरवर्ल्ड के हेमनली सॉवरेन्स, किसी ने भी सेंट टेक्निक में महारत हासिल नहीं की थी। यह पहली बार था कि जब जीवयान का सामना ऐसी शक्ति से हुआ था। इसकी शक्ति होली मैजिक से भी दोगुना अधिक थी। रात के आकाश में फैले ब्लड मून को देखकर कांग गु जुआन क्यू के भीतर गहरी निराशा भर गई और उसी क्षण जियोयान ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी हथेली में एक घूमता हुआ 5 कलर्ड बुद्धा वार्थ फ्लेम लोटस प्रकट हुआ, जिसकी पंखड़ियों पर डिवाइन पावर उल्टी दिशा में प्रवाहित हो रही थी और सीधे रक्तचंद की ओर बढ़ रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। और कल के लिए कृपया मुझे मार्क कर दीजिएगा। तो हम देखेंगे जो वीडियो कुछ समय बाद आएगा उसमें क्या होता है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसके बाद ना इसको मारेगा ये, फिर एक को और मारेगा, फिर जाएगा बारबेरियन रीजन में। वहां पर बहुत लंबा समय बीतेगा, बहुत मार होगा, इधर उधर होगा सब ना। उसके बाद फिर से अभी इसमें बहुत मजा आएगा यार। इन यांग से जाने दो, नहीं बताऊंगा मैं, बाद में पता चलेगा तुम लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।